हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे आज डोमेस्टिक साइंस की जो आपकी आंसर की आई हुई है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये हम जो आंसर की कर रहे हैं वो आपका एग्जाम हुआ था 26 अक्टूबर, जो आपका 26 अक्टूबर 2025 को एग्जाम हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे उस आंसर की को। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका होम साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था 9.8 ग्राम सांद्र H2SO4 को पर्याप्त जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाने के लिए तैयार किए गए विलयन की जो मोलरता होती है ना वो कितनी होती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में दिए हुए हैं 2.0 m, 5.0 m, 0.5 m एंड 1.0 m। तो इसका जो आपका आंसर होना है वो होना है आपका आंसर सी, यानी कि 0.5 m होना है। ये जो आपके दिए हुए ना 1 2 3 4 ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो आपके आंसर की आई है इसमें कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट को नहीं वो किया गया है, डायरेक्ट जो आयोग ने सही आंसर माना है डायरेक्ट वही दे दिए गए। जिन कैंडिडेट ने अपना मतलब आंसर को सही माना है वो इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विकास की प्रसव पूर्व अवधि यानी कि जो प्रीनेटल पीरियड होता है वह होती है डैश होती है और भ्रूण एक पूर्ण जीव के रूप में विकसित होता है जो माता के गर्भ के बाहर जीवित रह सकता है। ऑप्शन में था गर्भधारण यानी कि कंसेप्शन से 2 सप्ताह बाद में शुरू। सेकंड ऑप्शन दिया था आपका गर्भधारण से लेकर जननिक अवधि तक। थर्ड है आपका जननिक अवधि से गर्भावस्था तक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गर्भाधारण से जन्म तक। तो आप सबको पता है जो आपके प्रीनेटल पीरियड होता है ना यानी कि विकास की प्रसव पूर्व अवधि वो आपकी होती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक। तो ऑप्शन 4 इस तरीके से क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका कि सगर्भता के दौरान फॉलिक एसिड का पर्याप्त सेवन निम्नलिखित में से किस जन्मजात विसंगति से बचा जा सकता है। लिम्ब मिसिंग से, सिस्टेड ट्विन से, खंडोस्ट यानी कि क्लिफ लिप से या अयुक्त मेरुदंड यानी कि स्पाइना बिफिडा से। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो ऑप्शन 4 माना गया है यानी कि अयुक्त मेरुदंड, जिसको हम स्पाइना बफीडा के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो आपका अपकमिंग एग्जाम है ना, जो आपका एग्जाम 14 दिसंबर को है उसके लिए बहुत ही ज्यादा ही बेनिफिट क्लास ही रहेगी। इससे आपको क्या होगा, पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जिसने डोमेस्टिक साइंस के नहीं देखे हो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और जो अभी रिसेंट वाले एग्जाम है जैसे अभी हम 26 अक्टूबर का सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद आपको 4 जनवरी हो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो 4 नवंबर वाला आपका आंसर की आई हुई है ना उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है आपका मानव विकास में निष्पक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है निष्पक्षता का आदर्श यह होता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए, या व्यक्तियों और समुदायों के लिए अवसरों को अधिकतम करने हेतु मानव भौतिक और संस्थागत संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना जिससे क्या हो, उत्पादकता में वृद्धि हो। यह संसाधन का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पर्यावरण भी संरक्षित रहे। या लास्ट ऑप्शन में है सामुदायिक कार्यक्रमों और सरकारी हस्तक्षेप में जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर माना गया है। इसका मतलब है निष्पक्षता का आदर्श यह होता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्व विद्यालय बच्चों में चौक, चारकोल मिट्टी आदि जैसे गैर पोषक पदार्थ खाने की आदत को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके इसे आरोचकता कहा जाता है यानी कि एरोक्सिया, या आपका इसको पिका कहा जाता है, या अतिबुद्धि यानी कि ब्लूमिया कहा जाता है, या विभ्रम कहा जाता है यानी कि डिल्यूशन। तो देखिए जो पूर्व विद्यालय बच्चों में चौक, चारकोल मिट्टी आदि जैसे जो आपके गैर पोषक पदार्थ होते हैं ना इनकी खाने की जो हैबिट होती है उसको पिका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो है आपका संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में है खरीदारी व्यवहार को बढ़ाना, या संसाधनों को प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक का उपयोग करना,
या किसी भी संसाधन को उपयोग न करना या उपलब्ध संसाधनों का अपव्यय करना। देखिए जो इसका आंसर माना गया है वो सेकंड ऑप्शन को माना गया है, यानी कि संसाधनों का प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक उपयोग करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे, दी स्लेट प्रयोग में रचनात्मक व्यतिकरण की व्यवस्था है, तो क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन में था पथांतरण या पथांतरण, ये आपके क्या दिए हुए हैं, ये आपके नंबर्स दिए हुए हैं, यानी कि पाई अपॉन आर ब्रैकेट में n+1/2। थर्ड ऑप्शन में पथांतर पाई बटे 2 और पथांतर n पाई मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो इसमें जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ना, ये वाला राइट आंसर है, यानी कि पथांतर वाला। ठीक है, तो फोर्थ इसमें आपका राइट मांगना है आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की अर्धवर्तक वसा में वसा की मात्रा को मिलीलीटर में मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है आपको ये बताना था। वेस्ट सरकमफेरेंस का, या तोल मशीन का यानी कि वेइंग मशीन का, या स्किन फोल्ड कैलिपर्स का, या 24 घंटे कैलोरी का। तो बात हो रही है किसकी, फैट की, अर्धवक्त फैट की। तो इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्किन फोल्ड कैलिपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है आपको ये बताना। फ्रेडरिक टेलर है, मैक्स वेबर है, हेनरी फेयोल है, या एल्टन मेयो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 1 है, यानी कि जो आपके फ्रेडरिक टेलर है ना, वो क्या है, वैज्ञानिक प्रबंधन के आपके जनक है, यानी कि किसके, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की जनक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, आईसीएमआर के अनुसार स्कूली बच्चों में विटामिन डी का आरडीए कितना है। ऑप्शन में 2000 आयु है, 200 आयु है, आयु का मतलब ये इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, 1600 आयु है या 600 आयु। तो सबको पता है विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 600 आयु होती है। तो ऑप्शन फोर्थ क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में अभिकेंद्री बल की दिशा कैसी होती है आपको ये बताना है। केंद्र से दूर होती है यानी कि विपरीत होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा ही होती है, केंद्र की ओर होती है, या वृत्त के तल के लंबवत होती है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है यानी कि केंद्र की ओर, ये आपका राइट आंसर माना गया। तो एक समान वृत्तीय गति कौन सी होती है, जो अभिकेंद्री बल की दिशा से केंद्र की ओर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल्यावस्था के दौरान मित्र समूह यानी कि पीयर्स की सामान्यतः क्या भूमिका होती है आपको ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन में इस बिंदु पर उनका कभी कभी महत्व नहीं होता है, वे बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाने और समूह का हिस्सा महसूस करने में सहायता करते हैं, या वे पूर्णतः माता पिता के प्रभाव का स्थान ले लेते हैं, या वे मुख्यतः शिक्षा के लिए अनुशिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था के दौरान जो मित्र समूहों की क्या होती है, सामान्यतः भूमिका होती है ना, वो होती है वे बच्चों को सामाजिक कौशल सीखने और समूह का हिस्सा महसूस करने में सहायता करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसमें आपका राइट आंसर माना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अम्ल को विट्रियोल तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। H2SO4 को, H3PO4 को, HCl को, या HNO3 को। तो जो आपको विट्रियोल ऑयल के नाम से जाना जाता है वो H2SO4 को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश या कोई अन्य असामान्यता प्रसूति परीक्षण के प्रत्येक दौरे पर रिकॉर्ड की जानी चाहिए। क्या रिकॉर्ड की जानी चाहिए आपको ये बताना था। छाती का एक्सरे, ईसीजी परीक्षण, पेट की एमआरआई, या वजन बढ़ना, रक्तचाप, पांडुता, या शोफ। तो इसमें जो आपका प्रसूति परीक्षण के प्रत्येक दौरे में जो रिकॉर्ड रखा जाता है ना, वो रिकॉर्ड रखा जाता है आपका वजन बढ़ने का, रक्तचाप का यानी कि ब्लड प्रेशर का, और शोफ का। तो ऑप्शन फोर्थ क्या है इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, KMNO4 का उपयोग करके रेडॉक्स अनुमापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में है आपके, निर्मित Mn2+ हरा होता है, ब्राहा सूचक आवश्यक होता है, KMNO4 स्वयं सूचक होता है, या यह केवल क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही माना है, यानी कि KMNO4 जो होता है वो स्वयं सूचक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल्यावस्था के लिए इरेक्शन के मनोवैज्ञानिक चरणों का मुख्य अभिलक्षण क्या है। उद्योग बनाम हीनता है, पहल बनाम अपराध बोध था, विश्वास बनाम अविश्वास है,
या अस्मिता बनाम भूमिका भ्रम। देखिए इसमें बात की जा रही है मध्य बाल्यावस्था की। तो जो एरिक एरिक्सन ने क्या दिए थे, अपने स्टेजेस दिए थे, तो इन्होंने मध्य बाल्यावस्था के लिए बताया गया उद्योग बनाम हीनता। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आंसर की में इन लोगों ने क्या किया है कि जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है ना उसको नहीं दिया है, बल्कि जो राइट आंसर इन्होंने माना है डायरेक्ट वो बता दिया है। इससे बच्चे कंफ्यूज है कि आखिर हम आंसर की में अपने मतलब कैलकुलेट कैसे करें कि हमारे कितने आंसर सही हैं, कितने आंसर हमारे गलत है। वो तो आपको रिजल्ट देखने पे ही पता चलेगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नाश्ता स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। कार्बोनेटेड शीतल पेय होता है, तले हुए आलू होते हैं, बेसन बथुआ चीला होगा, या चॉकलेट या बिस्किट होगा। तो स्कूली बच्चों के लिए स्वास्थ्यवर्धक की बात की गई है, तो स्वास्थ्यवर्धक होगा आपका कौन सा, बेसन बथुआ और चीला। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के प्रमुख घटक हैं। कार्बोहाइड्रेट की जैव रासायनिक संरचनाएं हैं, गैर संचारी रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की नैदानिक पैथोफिजियोलॉजिकल है, या कम्युनिटी के लिए आईईसी सामग्री तैयार करना है, या सामान्यता यानी कि इक्विटी, एफिशिएंसी और उत्पादकता और मानवाधिकारों यानी कि ह्यूमन राइट्स की संपूर्ति है। तो मानव विकास के जो प्रमुख घटक होते हैं ना वो समानता, दक्षता और उत्पादकता तथा मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स की क्या होती है, संपूर्ति होती है। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था के बच्चों के लिए मीडिया एक्सपोजर का विशिष्ट रूप है। बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रम, कंप्यूटर और मोबाइल फोन है, शोध अध्ययन है, समाचार पत्र के एडिटोरियल है, या शेयर बाजार समाचार है। तो कौन सा मध्य बाल्यावस्था के बच्चों के लिए जो मीडिया एक्सपोजर का कार्य करता है ना वो है बच्चों के टेलीविजन कार्यक्रम, कंप्यूटर और मोबाइल फोन है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के दौरान बच्चों में कौन सा सामान्य सामाजिक परिवर्तन होता है। संवेगात्मक सहायता के लिए पूर्णतः माता पिता पर निर्भर होता है बच्चा, या दूसरों के साथ मिलकर काम करने में असफल होता है, या मित्र समूह के साथ संबंधों में अधिक महत्व देता है, या एकांत में खेल को वरीयता देता है। तो बात किसकी हो रही है, मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे। तो जो आपके 6 से 12 वर्ष के बच्चे होते हैं वो मित्र समूह यानी कि अपने पीयर ग्रुप के साथ संबंधों को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका डिसिप्लिन 1 के चल रहे थे, अब आपके डिसिप्लिन 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, नैतिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। यदि संसाधन मितव्ययी हो तो उनका अपव्यय करना, संसाधनों का निष्पक्ष या बुद्धिमानी से प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है आपका, केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग करना, या दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव की उपेक्षा करना यानी कि निग्लेक्ट करना। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नैतिक संसाधन प्रबंधन में संसाधनों का निष्पक्ष और बुद्धिमानी से उपयोग करना शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक लैंडस्केप डिजाइनर मुख्य रूप से किस कार्य के लिए होता है। तो किस कार्य के लिए होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में है केवल आंतरिक स्थानों को डिजाइन तैयार करने के लिए, या पौधों और बगीचे के उपकरण बेचने के लिए, या खुले स्थानों को कार्यात्मक और सौंदर्यपरक रूप से आकर्षक बनाने के लिए उनका डिजाइन, नियोजन और आयोजन करने के लिए, या भवनों की जमींदारी स्तर से निर्माण करने के लिए। तो देखिए बात हो रही है लैंडस्केप डिजाइनर की। तो जो लैंडस्केप आपका डिजाइनर होता है वो मुख्य रूप से जो कार्य करता है ना उसका कार्य होता है खुले स्थानों को कार्यात्मक और सौंदर्य परक रूप से आकर्षक बनाने के लिए उनका डिजाइन, नियोजन और आयोजन करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक मौलिक स्थान प्रबंधन कार्य है। घर के स्थान का आकार बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन है किसी गतिविधि के लिए स्थान उपलब्ध कराना और आवश्यक सामग्री का प्रबंध करना। थर्ड ऑप्शन है सहायक वस्तुओं से स्थान को सजाना। लास्ट ऑप्शन है घरेलू क्रियाकलापों की मात्रा को कम करना। बात हो रही है आपके किसकी, मौलिक स्थान प्रबंधन की। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी गतिविधि के लिए स्थान उपलब्ध कराना और आवश्यक सामग्री का प्रबंध करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
घास कुल यानी कि जो ग्रास फैमिली होती है ना, ग्रास फैमिली के सदस्यों में रंध्रों में पाई जाने वाली रंध्रद्वार कोशिकाओं की विशिष्ट आकृति किस प्रकार की होती है? ओवल होती है यानी कि अंडाकार होती है, डंबल आकृति होती है, गोल होती है, या वक्राकृति यानी कि किडनी शेप होती है। तो इसकी जो शेप होती है वो डंबल आकृति की होती है। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संगठनों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्ट विधि अपनाई जाती है? आपको ये बताना है। क्वेश्चन है, ऑप्शन में आपकी उपभोक्ताओं को पीड़ित करने वाली कारपोरेट कार्यप्रणालियों की उपेक्षा करना, या बिक्री बढ़ाने के लिए असुरक्षित उत्पादों का विपणन करना, या उत्पादों और सेवाओं का स्वतंत्र तुलनात्मक सर्वेक्षण का आयोजन करना, या बाजार की जानकारी तक उपभोक्ता की पहुंच को प्रतिबंधित करना। तो देखिए बात किसकी हो रही है? बात की जा रही है आपकी उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संगठनों में क्या विशिष्ट विधि अपनाई जाती। तो इसमें होता है आपका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्पादों और सेवाओं का स्वतंत्र तुलनात्मक सर्वेक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संसाधन प्रबंधन के मूल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? संसाधन उपयोग की योजना बनाना और प्राथमिकता देना, या समय सीमा की उपेक्षा करना, या संसाधनों का संचय, या बिना बजट के खर्च करना। तो देखिए संसाधन प्रबंधन के मूल में जो प्रमुख सिद्धांत होता है वो होता है संसाधन उपयोग की योजना बनाना और प्राथमिकता देना। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवास यानी कि हाउसिंग की सबसे प्राथमिक और पुरानी परिभाषा क्या है? नगर प्लानिंग एस्टेट में एक घर, या समकालीन सुख सुविधाओं वाला एक स्थायी घर, या आश्रय या सिर के ऊपर एक छत, या कई मंजिलों वाली एक इमारत। तो आवास यानी कि हाउसिंग का जो अर्थ है वो होता है आश्रय या सिर के ऊपर एक छत, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर कुछ लोगों को सेकंड ऑप्शन भी राइट लग रहा होगा, पर बात यहाँ समकालीन की आ रही है, इसलिए आयोग ने क्या किया, थर्ड ऑप्शन को राइट माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणवत्ता प्रबंधन में गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी का मुख्य अर्थ क्या है? पैकेजिंग शैली है, केवल ब्रांड का नेम आ जाता है, उत्पादों की मात्रा आ जाती है, या ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य करना, या उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना आ जाता है। देखिए बात हो रही है गुणवत्ता प्रबंधन में गुणवत्ता का अर्थ की। तो जो आपकी क्वालिटी का मीनिंग होता है वो होता है ग्राहकों की अपेक्षाओं से बढ़कर कार्य करना और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत आय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में निम्नलिखित में से कौन सा पहला चरण है? ऋण लेना है, विलासिता की वस्तुएं खरीदना है, खर्चों की उपेक्षा करना है, या बजट बनाना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बजट बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार उपभोक्ता कौन होता है? एक व्यक्ति जो वस्तुओं का विनिर्माण करता है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करता है वो उपभोक्ता होता है? वो तो बिल्कुल नहीं होता है। एक सरकारी अधिकारी भी नहीं होता है उपभोक्ता। एक व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु बेचता है, ये तो उपभोक्ता होता ही नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए वस्तु खरीदता है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, कौन होता है? एक व्यक्ति होता है जो व्यक्तिगत उपभोग के लिए वस्तुओं को खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा विकल्प बेंथम एवं हुकर वर्गीकरण पद्धति की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? प्राकृतिक वर्गीकरण करता है, कृत्रिम वर्गीकरण करता है, जातिवादी वर्गीकरण करता है, या आणविक वर्गीकरण करता है? तो बेंथम और हुकर वर्गीकरण के अंतर्गत जो आते हैं ना वो आते हैं आपके प्राकृतिक वर्गीकरण। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय बढ़ाने में उपभोक्ताओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? उपभोक्ता केवल कर का भुगतान करते हैं जो सीधे राष्ट्रीय आय का गठन करता है, या उपभोक्ताओं की क्रय निर्णयों का उत्पादन या राष्ट्रीय आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या उपभोक्ताओं के वैसे मांग बढ़ती है जिसके परिणाम स्वरूप अधिक उत्पादन, रोजगार और इस प्रकार अधिक
राष्ट्रीय आय होती है या उपभोक्ताओं की बचत से अर्थव्यवस्था में प्रचलित धन कम हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय कम हो जाती है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ताओं के व्यय से क्या होती है, मांग अधिक बढ़ती है, और जिसके परिणाम से अपरूप क्या होता है, जब मांग अधिक बढ़ेगी तो अधिक उत्पादन होगा और रोजगार भी होगी, और जब रोजगार होगा, अधिक उत्पादन होगा, चीजों को मांग भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, साटन बुनाई में कपड़े की सतह का मुख्य अभिलक्षण क्या है? चेक या धारीदार है, चिकना और चमकदार है, धुंधला और रुक्ष है, या पैटर्न के मैट है? तो जो साटन बुनाई में कपड़े के सतह का मुख्य अभिलक्षण होता है वो होता है चिकना और चमकदार। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, बुनाई के दौरान करघे का कौन सा भाग ताने के धागों को तनाव यानी कि टेंशन में रखता है? रीढ़ रखता है, रैप बीम रखता है यानी कि जिसको हम वार्प बीम कहते हैं, या हैडल लगता है, या सटल लगता है? तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर माना गया है आयोग के अकॉर्डिंग, यानी कि वार्प बीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनाई का एक प्रकार है? बात निटिंग की हो रही है। ठीक है, बुनाई वीविंग को भी बोलते हैं, निटिंग को हिंदी में, दोनों को बुनाई बोलते हैं। तो आपको इसके लिए इंग्लिश वाला वर्जन जरूर देख लेना। तो इसमें निटिंग की बात की जा रही है। ट्विल वीविंग है, ताना बुनाई यानी कि वार्प निटिंग है, या आपका क्रोशिया बुनाई या साटन बुनाई है? तो आपका जो बुनाई का यानी कि निटिंग का क्या है विकल्प एक प्रकार होता है, वो आपका ताना बुनाई यानी कि वार्प निटिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मोडियम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विषाक्त पदार्थ मानव रक्त में रिलीज होता है जो मलेरिया के विशिष्ट लक्षणों का कारण बनता है? तो क्या कारण बनता है आपको ये बताना है। बिलीवर्डिन बनता है, फेरेटिन बनेगा, यूरोबिलिन बनेगा, या होमोजॉइन बनेगा? तो ये जो बनता है ये होमोजॉइन बनता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, इन ए हैंडलूम विच सीक्वेंस ऑफ लूम पार्ट्स is correctly ordered for the movement of warp threads during weaving। तो weaving के अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, सीक्वेंस बताना है करेक्ट। क्लोथ बीम, रीड, हैडल्स या वार्प बीम होगा, या शटल, रीड, वार्प बीम या क्लोथ बीम होगा, या वार्प बीम, हैडल, रीड या क्लोथ बीम होगा, या वार्प बीम, क्लोथ बीम, हैडल्स या रीड होगा? तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो है वार्प बीम, हैडल, रीड और क्लोथ बीम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्पर्मेटोफाइटा में जनन की प्राथमिक विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? लैंगिक जनन है, द्विभाजन जनन है, विखंडन है, या मुकुलन है? बात हो रही है स्पर्मेटोफाइटा में जनन की प्राथमिक विधि जो होती है वो लैंगिक जनन होती है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अब आइडिया लग गया होगा ना कि आपके डीएसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जिस हिसाब से इन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ था ना कि उसमें बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका इकोनॉमिक्स सब कुछ ऐड किया हुआ था, उसी तरीके से इनका पेपर पैटर्न था, उसी हिसाब से लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे थे अपने। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थान नियोजन स्पेस प्लानिंग की प्रक्रिया मूलतः उद्देश्य क्या है? केवल निजी और भंडार क्षेत्रों वाले घरों को डिजाइन करना है, या संबंधित क्षेत्रों के बीच गतिविधियों को सुचारू और प्रभावी प्रवाह सुनिश्चित करना है, या प्रत्येक क्षेत्र को बिना किसी ओवरलैप के पूरी तरीके से स्वतंत्र बनाना है, या घर में उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं को एक ही क्षेत्र में समूहित करना है? तो जो आपको स्पेस प्लानिंग है ना, इसका स्पेस प्लानिंग का उद्देश्य होता है संबंधित क्षेत्रों के बीच गतिविधियों का सुचारू और प्रभावी प्रभाव सुनिश्चित करना। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अधिकांश C3 पौधों की तुलना में C4 पौधे अत्यधिक उत्पादक क्यों होते हैं? ऑप्शन में है कार्बनिक यौगीकरण के लिए केवल PEF कार्बोक्सिलिक PEF का उपयोग करते हैं, या वे केल्विन बेसन चक्र में पूर्णतः परिवर्जन करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, इनके पर्णमध्योतक कोशिकाएं में अधिक हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लास्ट ऑप्शन है आपका, C4 पाथ रेबुस्को के आसपास CO2 की सांद्रता को बढ़ाता है, जिससे प्रकाश श्वसन, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश श्वसन कम हो जाता है। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री से पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका डिसिप्लिन 3 स्टार्ट हो गया है।
क्वेश्चन है आपका, हरित भवनों को स्वास्थ्य घटकों का प्रयोजन मुख्यतः डैश अस्थमा, एलर्जी और सिंक ब्लीडिंग सिंड्रोम का समाधान करता है। ऑप्शन में आपके गैर विषाक्त निम्न वीओसी और नमी प्रतिरोध सामग्री का उपयोग करके, या रासायनिक फिल्टर वाले वायु शोधक को स्थापित करके, या धूल के कणों को रोकने के लिए इंडोर आर्द्रता में वृद्धि करके, या प्रत्येक 5 साल में सभी आंतरिक सामग्रियों को बदल के। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा, एलर्जी और सिल्क बिल्डिंग सिंड्रोम का समाधान कैसे करते हैं? गैर विषाक्त निम्न वीओसी और नमी प्रतिरोध सामग्री का उपयोग करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समाज और संस्कृति के अंतर्गत परिवार के सूक्ष्म स्तरीय आयाम को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? तो कौन करता है, आपको ये बताना है। कार्य संस्कृति का वैश्वीकरण करता है, सांस्कृतिक मूल्यों पर मीडिया का प्रभाव करता है, या अभिभावक बाल संबंध करता है, या जेंडर समानता पर राष्ट्रीय नीतियां करता है? तो बात किसकी हो रही है? समाज और संस्कृति के अंतर्गत परिवार के सूक्ष्म स्तरीय आयाम को जो सर्वोच्च रूप है ना प्रदान निरूपित करना, वो अभिभावक बाल संबंध करेगा। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश वह माप है जो बच्चों में पेशी विकास की स्थिति को इंगित करता है, कुपोषण की पहचान करता है तथा बच्चों में मृत्यु दर के जोखिम को भी निर्धारित करता है। थाई सरकमफेरेंस होता है, चेस्ट सरकमफेरेंस होता है, हेड सरकमफेरेंस होता है, या मिडिल अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है? तो ये जो होता है ना आपका मिडिल अपर आर्म सरकमफेरेंस, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है किसी प्लान के प्रकार को उसमें सामान्यतः उपस्थित जानकारी में सुमेलित करता है? बात प्लान के प्रकार की हो रही है। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन देने की। ऑप्शन में है लैंडस्केप प्लान, यानी कि दरवाजों, खिड़कियों और फर्नीचर की व्यवस्थाओं की स्थिति को इंगित करता है, या क्रॉस सेक्शनल प्लान कॉलम की ऊंचाई, फर्श और छत के स्तर तथा स्लैब की मोटाई को इंगित करता है, या फ्लोर प्लान जो होता है पथ, कार ड्राइव और उद्यान प्रदर्शित करता है, या आपका एलिवेशन प्लान जो भूमि के नीचे नींव और फुटिंग के आकार तथा प्रकार को प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रॉस सेक्शन प्लान कॉलम की ऊंचाई, फर्श और छत के स्तर तथा स्लैब की मोटाई को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है? यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन आपके कौन से होते हैं? विटामिन ए डी ई के होते हैं, ए डी बी होते हैं, ए डी ई सी होते हैं, या ए बी सी होते हैं? ये तो सबको पता है, जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके ए डी ई के होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बाल अधिकार सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा डैश में अपनाया गया था? तो ईयर पूछा हुआ है कि आपके बाल अधिकार सम्मेलन जो था, यानी कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसको कब अपनाया गया था? 1986 में, 1989 में, 1987 में, 1988 में? तो इसको अपनाया गया था 1989 में। ठीक है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्वेश्चन है आपका कि डैश विश्लेषणात्मक जैव रसायन में किसी पदार्थ की मात्रा या सांद्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है। आपको ये बताना है प्रोसेस कौन सा है? वैद्युत संचलन है, अनुमापन है, वर्णलेखकीय या अंश शोधन है? तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसके प्रोसेस को अनुमापन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पॉलीपेप्टाइड क्या है? आपको ये बताना है। ग्लाइकोलिपिड्स की रैखिक श्रृंखला है, खनिज अणुओं की रैखिक श्रृंखला है, वसा अम्लों की रैखिक श्रृंखला है, या अमीनो अम्ल अवशेषों की रैखिक श्रृंखला है? तो जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, पॉलीपेप्टाइड आपकी अमीनो अम्ल अवशेषों की रैखिक श्रृंखला होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कौन सा उपक्षेत्र कानूनी और आपराधिक न्याय प्रणालियों में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है? आपको ये बताना है। ठीक है, फॉरेंसिक मनोविज्ञान करता है, नैदानिक मनोविज्ञान करता है, विकासात्मक मनोविज्ञान करता है, या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान करता है? तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसे कारक भुगतानों को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की विधि है? मूल्य योजक विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि है या आय विधि है? तो कौन सी मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ जैसे जो कारक होते हैं ना, भुगतानों को जोड़कर राष्ट्रीय अनुमान लगाने की जो विधि होती है वो आय विधि होती है। ठीक है, यानी कि इनका मेथड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आहार संबंधी आकलन में डैश का उपयोग छात्रावासों, आर्मी मेस, अनाथालयों आदि जैसे संस्थानों में भोजन की खपत का आकलन करने के लिए किया जाता है? वजन विधि का, 24 घंटे स्मरण का, भोजन आवृत्ति विधि का या इन्वेंट्री विधि का? तो देखिए, जो आहार संबंधी असेसमेंट करते हैं ना, इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम यूज करते हैं इन्वेंट्री मेथड का। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, एनोरेक्सिया यानी कि कम भूख से पीड़ित रोगी के लिए आहार संबंधी प्रबंधन किस प्रकार होना चाहिए? उच्च वसा वाले भोजन होने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दिन में 2 बार भरपेट भोजन, ये भी नहीं होना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद लेट जाना, ये भी सही टेक्निक नहीं होती। थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार भोजन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, किसी समाज में सांस्कृतिक बहुलता यानी कि कल्चरल प्योरिटी सर्वाधिक स्पष्ट रूप से कब परिलक्षित होती है? ऑप्शन में है, राज्य की नीतियां एक समान भाषा और धर्म लागू करती हैं, या विभिन्न जातियां समूह अलग अलग सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखते हुए सह अस्तित्व में रहते हैं, या स्थानीय परंपराएं पूर्णतः वैश्वीकृत सांस्कृतिक प्रथाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं, या एक प्रमुख जातीय समूह अल्पसंख्यक समूह को पूरी तरीके से क्या करते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। तो बात हो रही है किसी समाज में सांस्कृतिक बहुलता की। तो जो इसमें शाब्दिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ना, वो होता है आपका विभिन्न जातियां समूह अलग अलग सांस्कृतिक प्रथा को बनाए रखने के लिए सह अस्तित्व में क्या करते हैं, इसको रखा जाता है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जब लेखा परीक्षा में गैर राजस्व जल, ठीक है, जिसको NRW कहते हैं, शब्द मुख्यतः निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? आपको ये बताना है। मीटरिंग प्रणाली का उपयोग किए बिना उपभोक्ताओं को बेचा गया जल, जलाशयों में संग्रहित अनुपचारित अपरिष्कृत जल, या हानि या चोरी के कारण आय उत्पन्न न करने वाला उत्पादित जल, या औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए रियायतों दर पर दिया गया जल। ठीक है, बात हो रही है किसमें, गैर राजस्व जल की। तो इसमें जो होता है, ये होता है आपका हानि या चोरी के कारण आय उत्पन्न न करने वाले उत्पादित जल का। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, किसी हरित भवन को मुख्यतः डैश डिजाइन किया जाता है? कैसे डिजाइन किया जाएगा? सभी पारंपरिक सामग्रियों को हरे रंग की सामग्री में प्रतिस्थापित करने के लिए, रॉन्ग है ये आंसर आपका। अनवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने के लिए, ए भी रॉन्ग है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और निवासियों के लिए अधिक स्वास्थ्यकारी स्थान प्रदान करने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति प्रायः हिंसक व्यवहार किस माध्यम से सीखता है? परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखता है? इससे तो नहीं सीखेगा। आनुवंशिक माध्यम से नहीं सीखेगा, हिंसक साहित्य पढ़ने से भी नहीं सीखेगा, बल्कि कैसे सीखेगा? वो सीखेगा दूसरों का अवलोकन और अनुकरण करके हिंसक व्यवहार वो सीखता है। तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें, अर्थशास्त्र मुख्यतः डैश के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है? तो किसमें करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, सीमित संसाधनों के प्रबंधन, खेल खेलने, अवकाश यात्रा, सांस्कृतिक उत्सव। तो देखिए, अर्थशास्त्र के संबंध में जो मानव व्यवहार का अध्ययन है वो आपका सीमित संसाधनों का प्रबंधन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है, जिससे आप जनरल पेपर भी इसका देख लीजिएगा कि इसमें जनरल पेपर का लेवल क्या था। क्वेश्चन है आपका, सामाजिकरण की कौन सी विशिष्ट प्रक्रिया बच्चों को उनकी जेंडर भूमिका के बारे में शिक्षित करती है? जेंडरिंग करती है, सांस्कृतिक करियर करती है, स्तरण करती है, या परिसंस्कृति ग्रहण करती है? तो देखिए, सामाजिकरण की जो आपकी विशिष्ट प्रक्रिया में बच्चों की उनकी जेंडर भूमिका के बारे में शिक्षित करती है, वो जेंडरिंग करती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत है मानवीय आवश्यकताओं के पदानुक्रम पर जोर देता है?
अजहरबर्ग का सिद्धांत है, मास्लो का पदानुक्रम है, स्किनर का पुनर्बलन सिद्धांत है या ब्रूम का प्रत्याशा सिद्धांत है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात मानवीय आवश्यकताओं की होती है, तो मानवीय आवश्यकताएं तो मैस्लो का हायरार्की थ्योरी में ही दी हुई थी, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार को आकार देने में जीव विज्ञान और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया को सर्वोत्तम प्रकार से प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन में मानव विकास में संस्कृति की कोई भूमिका नहीं है, जैव पूर्व प्रवृत्ति सांस्कृतिक अधिगम से प्रभावित होते हैं, या सामाजिक व्यवहार हार्मोन से अप्रभावित हो रहता है, या केवल आनुवंशिकी ही व्यवहार निर्धारित करती है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जैव पूर्व प्रवृत्ति सांस्कृतिक अधिगम से क्या होती है, प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका डिसिप्लिन 4 आ गया, 3 डिसिप्लिन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। डिसिप्लिन 4 में है आपके निम्नलिखित में से कौन सा विकास पत्रकारिता का एक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन में अन्वेषणात्मक विकास रिपोर्टिंग, विवेचक रिपोर्टिंग, खेल पत्रकारिता या विकास समर्थन संचार। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खेल पत्रकारिता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्राफ्ट्स का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है। कृत्रिम वस्त्रों के बारे में जानने के लिए, हस्त निर्मित वस्तुओं के उपयोग की उपेक्षा करने के लिए, या सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को समझने के लिए, या विदेशी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प होते हैं ना, इनका अध्ययन इसलिए करना महत्वपूर्ण होता है जिससे सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कौशल को समझा जा सके आसानी से। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है विकास पत्रकारिता को आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है। फिल्म और शो के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक परिवर्तन और सरकारी विकास योजनाओं की रिपोर्टिंग में गैप को संबोधित करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है मुख्य रूप से राजनीतिक गपशप पर केंद्रित होने के लिए, या व्यावसायिक विज्ञापन बनाने के लिए। सेकंड ऑप्शन है ना जो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको आंसर शो हो रहे होंगे इसमें सारे आंसर ग्रीन कलर से, तो आप लोग आंसर पहले ही लगाते चले जा रहे हो। विज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। उत्पादन लागत में कमी करना है, आंतरिक कर्मचारी संबंधों का प्रबंध करना है, या उत्पादों सेवाओं के बारे में उपभोक्ताओं को समझना सूचित करना या याद दिलाना है, या बिक्री पर ध्यान केंद्रित किए बिना दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण करना है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपके विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होता है ना, इनका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है उत्पाद हो गया, सेवा के बारे में कंज्यूमर को समझाना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है अत्यधिक प्रतिस्पर्धी खुदरा बाजार में पीआर को बिक्री के साथ संयोजित करने का रणनीतिक लाभ क्या है। इससे विश्वास और तत्काल बिक्री प्रभाव के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रांड इक्विटी में वृद्धि होती है, या इससे सरकारी सब्सिडी की गारंटी प्राप्त होती है। इसका कोई संबंध नहीं होता इससे सभी प्रकार के विज्ञापन समाप्त होंगे, ये भी नहीं होता है। इससे कर्मचारी प्रशिक्षण की आवश्यकता कम हो जाती है, ये भी रॉन्ग है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इससे विश्वास और तत्काल बिक्री प्रभाव के माध्यम से दीर्घकालिक ब्रांड इक्विटी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बाल अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किया गया था, राष्ट्रीय सतर्कता आयोग किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किया गया है, या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण किया गया। तो इसमें थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाल अधिकारों की निगरानी और संरक्षण के लिए जो संगठन स्थापित किया गया वो राष्ट्रीय बाल अधिकार और संरक्षण आयोग स्थापित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तकनीकी लेखन में मानव संचार के आवश्यक पक्षों को प्रायः किन माध्यमों से व्यक्त किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है मौखिक कथा वाचन, चार्ट, आलेख और दृश्य, व्यक्तिगत उपाख्यान, या शरीर भाषा। तो देखिए बात इसमें की जा रही है तकनीकी लेखन की, यानी कि टेक्निकल लेखन की, राइटिंग की। तो इसमें आपका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चार्ट, आलेख तथा दृश्य, यानी कि विजुअल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक समाजों में विकास पत्रकारिता यानी कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म की आवश्यकता को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो आपको ये बताता है कौन दर्शाता है। केवल मनोरंजन चलित मीडिया को बढ़ावा देने के लिए केवल है, तो ये गलत हो गया है। मुख्य धारा की पत्रकारिता को बदलने के लिए, ये भी रॉन्ग आंसर है। मीडिया हाउसों के लिए त्वरित विज्ञापन संप्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, ये भी गलत है। विकास में जागरूकता, जवाबदेही और सूचित नागरिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रंजन यानी कि डाई के संबंध में कौन सा उपयुक्त कथन है, यानी कि सही कौन है? रंजन यानी कि डाई में रंग का उपयोग केवल विशेष पैटर्न के लिए किया जाता है, केवल है तो गलत हो जाएगा आपका। रंजन में रसायनों का उपयोग ही नहीं होगा, ये भी गलत है। रंजन प्रिंटिंग के समान, तो ये डाई प्रिंटिंग के समान होता ही नहीं है। डाई पूरे वस्त्र पर चढ़ जाता है, ये बात एकदम ठीक है। जो डाई होती है पूरे वस्त्र पर चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्र मुद्रण की सबसे आसान शैली कौन सी है, आपको ये बताना है। डायरेक्ट प्रिंटिंग है, पिगमेंट प्रिंटिंग है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग है या रिसर्च प्रिंटिंग है? तो वस्त्र मुद्रण की जो सबसे आसान शैली होती है वो डायरेक्ट प्रिंटिंग होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, इसमें नंबर छुपा देती हूँ तो आपको पूरा आंसर शो हो जाएगा इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक प्रमुख प्रावधान है जिसका उद्देश्य अधिकारों की रक्षा और संवर्धन करना है? ऑप्शन में बच्चों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कार्य करना चाहिए। बच्चों को क्यों करना चाहिए? बच्चों को तो करना नहीं चाहिए। बच्चों को 12 वर्ष की आयु में मतदान का अधिकार प्राप्त है, नहीं 18 वर्ष की आयु में प्राप्त है। बल्कि बच्चों की सभी प्रकार की शिक्षा से छूट दी गई है, नहीं दी गई है। बच्चों को अपने से संबंधित मामलों में स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ये एकदम आपका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत में पूंजी आधारित वर्गीकरण में के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है? संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं, कारोबार 5 करोड़ से अधिक नहीं, कोई निवेश या कारोबार की सीमा नहीं। थर्ड ऑप्शन है आपका 10 करोड़ से अधिक का निवेश और 50 करोड़ से अधिक का कारोबार। लास्ट ऑप्शन है आपका 50 करोड़ तक का निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, यानी कि संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और कारोबार में 5 करोड़ से अधिक नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द टर्म डिसेबिलिटी मेनली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? इंटरेक्शन बिटवीन impairment and barriers in the environment, medical treatment process। थर्ड ऑप्शन है इंडिविजुअल इनएबिलिटी ओनली एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पर्सन। तो डिसेबिलिटी का क्या पूछा है आपका, डिसेबिलिटी का फोकस किसमें ये पूछा गया है, मेनली मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड बैरियर्स इन द एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंजक यानी कि डाई के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही कथन, यानी कि आपको सही कथन बताना है, सही स्टेटमेंट का आपका बताना है। रंजक निष्कर्षण के लिए केवल जंतुओं का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल नहीं, वनस्पति का उपयोग भी किया जाता है। 19वीं सदी के मध्य तक प्राकृतिक रंजन ही मुख्य स्रोत, ये बात एकदम ठीक है आपका, यानी कि जो 19वीं सदी के मिड तक था ना, उसमें आपके जो नेचुरल डाई थी ना, वही आपके मुख्य स्रोत होते थे। संश्लेषित रंगों की खोज मध्य युग यूरोप में हुई नहीं हुई थी। प्राचीन भारत में कृत्रिम रंजों का उपयोग किया जाता है, ये भी गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, परियोजना प्रबंधन में कार्य विश्लेषण संरचना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको ये बताना है। परियोजना हितधारकों यानी कि स्टेक होल्डर्स के बीच बैठकों का निर्धारण करना, जोखिमों की पहचान करना और निवारण योजना तैयार करना, या परियोजना को छोटे प्रबंधकीय घटकों में विभाजित करना, या परियोजना को वित्तीय सुसंगतता का प्राकलन करना। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि परियोजना को छोटे प्रबंधकीय घटकों में विभाजित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम इस टाइप से कर लेंगे जिससे आपको पूरा क्वेश्चन शो हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्यमिता विकास कार्यक्रम यानी कि ईडीपी के चरणों के सही क्रम को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? आपको क्या बताना है, आपको सही सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन में विचार सृजन, समर्थन प्रणाली, सहबद्धता, प्रशिक्षण, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना,
उद्यम प्रारंभ करना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्रशिक्षण पूर्व चरण, चयन और अभिप्रेरणा, प्रशिक्षण चरण, प्रशिक्षण पश्चात चरण। ठीक है, जिसको हम क्या कहा जाता है, सपोर्ट, फॉलोअप और मूल्यांकन आता है। थर्ड ऑप्शन है आपका प्रशिक्षण अभिप्रेरणा, विचार सृजन, परियोजना नियोजन, उद्यम लॉन्च। लास्ट ऑप्शन है उद्यम लॉन्च, प्रशिक्षण अभिप्रेरणा, बाजार संहिता। तो इसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण पूर्व चरण, फिर आता है आपका प्रशिक्षण चरण, फिर प्रशिक्षण पश्चात चरण का आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका आधुनिक भारत में पारंपरिक वस्त्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। ठीक है। डिजिटल प्लेटफॉर्म शिल्पकारों को वैश्विक विचारों तक पहुंचाने में मदद करता है, ये बात तो एकदम ठीक है। वे लग्जरी फैशन में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति प्राप्त कर रहे हैं, ये भी एकदम सही है। थर्ड ऑप्शन है आपका शिल्पकार पारंपरिक वस्त्रों में प्राकृतिक रंजों को और पर्यावरण अनुकूल सामग्री का उपयोग करते हैं, ये भी एकदम सही है। बल्कि पारंपरिक वस्त्र तकनीक का उपयोग पूरी तरीके से विलुप्त हो चुका है, ये एकदम गलत है। आपको तो जब रॉन्ग है तो आपका ये आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि हमसे नहीं वाला ही पूछा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति में सबसे उपयुक्त होती है। शिक्षुता होती है, जॉब रोटेशन होता है, कार्यस्थल पर कोचिंग होती है, या रोल प्ले होता है। तो इसमें जो ऑफ द जॉब प्रशिक्षण में जो सबसे उपयुक्त विधि होती है वो रोल प्ले की होती है, यानी कि भूमिका निर्वाह की। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा ऑन द जॉब प्रशिक्षण और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धतियों को सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है। ठीक है। ऑन द जॉब प्रशिक्षण केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित होता है और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण केवल व्यवहारिक अनुप्रयोग पर बल केंद्रित होता है, ये बात तो एकदम गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑन द जॉब प्रशिक्षण केवल वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए उपयुक्त होता है, जबकि ऑफ द जॉब प्रशिक्षण नए कर्मचारियों के लिए, ये भी गलत है आपका। अधिकांश मामलों में ऑन द जॉब प्रशिक्षण और ऑफ द जॉब प्रशिक्षण की तुलना में महंगा होता है, ये भी गलत है। बल्कि ऑन द जॉब प्रशिक्षण वास्तविक कार्य के वातावरण में होता है, जबकि ऑफ द जॉब प्रशिक्षण सिमुलेटेड या कक्ष के परिवेश में होता है, ये एकदम ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है। ये ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब वाला ये आपको टॉपिक अच्छे से रेडी कर लेना है अपना नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो कि आपको 14 दिसंबर का एग्जाम है। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पीआर और बिक्री में एकीकृत विपणन संचार की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है यह पीआर विज्ञापन और बिक्री में सुसंगत संदेश प्रेषण सुनिश्चित करता है। सेकंड ऑप्शन है यह विशेष रूप से पेड मीडिया पर केंद्रित होता है। थर्ड ऑप्शन है यह केवल लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग पर लागू होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है यह कारपोरेट अधिकारियों तक संचार को प्रतिबंधित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह पीआर विज्ञापन और बिक्री में सुसंगत संदेश प्रेषण सुनिश्चित करता है। ठीक है। ये आपका लास्ट डिसिप्लिन बचा हुआ है, मतलब आपके कितने 4 डिसिप्लिन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि ठीक है 80 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 20 क्वेश्चन आपके और बचे हैं। क्वेश्चन है आपका तकनीकी लेखन यानी कि टेक्निकल राइटिंग में पावर पॉइंट जैसे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में संपूर्ण तकनीकी रिपोर्ट को रिफ्लेक्स करने के लिए, फोटोग्राफिक एडिट करने के लिए, मनोरंजन स्लाइड शो बनाने के लिए, या तकनीकी जानकारी को दर्शकों को समझ दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि तकनीकी जानकारी को दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रसार कार्यक्रम का मूलभूत सिद्धांत है। ऊपर से नीचे तक निर्णयों के अधिरोपण, ये नहीं है। केवल बाह्य विशेषज्ञों पर निर्भरता, ये भी नहीं है। स्थानीय संसाधनों का अपवर्जन, ये भी नहीं है। बल्कि क्या है, व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका तकनीकी लेखन यानी कि टेक्निकल राइटिंग में चार्ट, आरेख और तालिकाओं जैसे ग्राफिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है, आपको ये बताना है। लेखन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट को पूर्णतः बदलने के लिए किया जाएगा, दस्तावेज को सुव्यवस्थित करने के लिए, जटिल डेटा को सरल बनाने के। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका तकनीकी लेखन होता है ना, उसमें चार्ट, आरेख, तालिकाओं जैसे ग्राफिक का उपयोग किया जाता है, वो आपके जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे प्रभावी परामर्शदाता का आवश्यक गुण माना जाता है, आपको ये बताना है।
त्वरित पूर्व धारणा को, संवेगात्मक विलगन को, निर्णयात्मक अभिवृत्ति को या सक्रिय श्रवण को। तो एक्टिव लिसनिंग को क्या माना जाता है? प्रभावी परामर्शदाता माना जाता है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइंडफुलनेस अभ्यास में वर्तमान क्षण जागरूकता पद का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है। भविष्य की चिंता करना, अतीत के अनुभव को स्पष्ट रूप से याद करना, सभी प्रकार के संवेगों से बचना या बिना किसी निर्णय के वर्तमान पर पूरा ध्यान देना। तो 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिना किसी निर्णय के वर्तमान पर पूरा ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार कार्यक्रम सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुकूलनशीलता यानी कि एडेप्टेबिलिटी के सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप दर्शाता है? ऑप्शन में है, प्रसार कार्यक्रम को विकास के संपूर्ण विविक्षित मॉडलों पर निर्भर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है, संभ्रम से बचने के लिए एक बार डिजाइन किए जाने के लिए प्रसार कार्यक्रमों को अपरिवर्तित रहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, प्रसार कार्यक्रम फ्लेक्सिबल होना चाहिए तथा स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप संशोधित किए जाने। ये बात एकदम ठीक है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका बड़ा है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी लेखन यानी कि टेक्निकल राइटिंग और अकादमिक लेखन यानी कि एकेडमिक राइटिंग का सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है? ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें तकनीकी लेखन में अनुनयात्मक युक्तियों पर बल दिया जाता है, जबकि अकादमिक लेखन में ऐसा नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका, तकनीकी लेखन सदैव अकादमिक लेखन से छोटा होता है। थर्ड ऑप्शन है, तकनीकी लेखन में उपयोगिता और क्रिया को वरीयता दी जाती है, जबकि अकादमिक लेखन में सैद्धांतिक गंभीरता और विश्लेषण को वरीयता दी जाती है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, अकादमिक लेखन में उदाहरणों से बचा जाता है, जबकि तकनीकी लेखन में उदाहरणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तकनीकी लेखन में उपयोगिता और क्रिया को वरीयता दी जाती है, जबकि अकादमिक लेखन में सैद्धांतिक गंभीरता पर विश्लेषण की वरीयता दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्वास्थ्य संवर्धन के संदर्भ में कौन सा शरीर क्रियात्मक तंत्र सर्वोत्तम रूप से इनकी व्याख्या करता है कि कैसे नियमित एरोबिक व्यायाम दीर्घकालिक उपापचयी दक्षता को बढ़ाता है? ऑप्शन में है, इंसुलिन स्वग्राहिता और माइटोकॉन्ड्रियल जीवात्म में सुधार। ये तो एकदम ठीक है, आपका राइट आंसर है, आपको पहले से ही दिख गया ग्रीन से। ठीक है, और ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका, ग्लाइकोजन अपक्षय और ग्लूकोज पर निर्भरता में वृद्धि। थर्ड ऑप्शन है, पेशी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रियल घनत्व में कमी। एंड लास्ट ऑप्शन है, एनारोबिक ऊर्जा मांगों पर विशेष निर्भरता। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसका सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है कि कैसे योग और माइंडफुलनेस से एक साथ मानव विकास में देखभाल और कल्याण में योगदान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये तनाव अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, आत्म जागरूकता को बढ़ाते हैं तथा संवेगात्मक रेसिलेंस को बढ़ावा देते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ये संवेगों को प्रभावित किए बिना अकादमिक ज्ञान में सुधार करते हैं। ये विशुद्ध रूप से शारीरिक व्यायाम करते हैं जो शरीर वजन को कम करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है, चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता को पूर्णतः प्रतिस्थापित करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये तनाव अनुक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, आत्म जागरूकता का बढ़ाते हैं तथा संवेगात्मक रेजिलेंसी को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आत्म विकास संसाधन के रूप में आत्मचिंतन यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन मुख्य रूप से व्यक्ति को किसमें सहायता करता है? आपको ये बताना है। केवल बाह्य उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एकदम गलत है। जिम्मेदारी से बचेंगे नहीं, गलत है। गलतियों को दूसरों को दोष देने के लिए ये भी गलत है, बल्कि व्यक्तिगत शक्तियों कमजोरी को समझने के लिए। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका लास्ट सेक्शन है यानी कि टीचिंग मैथोलॉजी वाला। आपका 10 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। क्वेश्चन है आपका, अनुदेशन हर्बर्टियन मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरणों का सही अनुक्रम है? आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, अनुप्रयोग है, प्रस्तावना, तुलना, सामान्यीकरण, प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन है। सेकंड में दिया हुआ है सामान्यीकरण, प्रस्तुति, अनुप्रयोग, प्रस्तावना, तुलना। ए भी रॉन्ग है आपका। थर्ड में तुलना, सामान्यीकरण, प्रस्तावना, अनुप्रयोग, प्रस्तुति। ए भी गलत, बल्कि इसका जो सही सीक्वेंस है वो है तैयारी, प्रस्तुति, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। लास्ट में आपका अनुप्रयोग आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, अधिगम संसाधनों का चयन करते समय कौन सा वह कारक सबसे महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को प्रभावी तरीके से क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन में है पाठ्यचर्या उद्देश्यों और सांस्कृतिक प्रासंगिकता के साथ संरेखण। सेकंड है शिक्षकों के बीच संसाधन की लोकप्रियता, उत्पादन और वितरण की लागत या संसाधन सामग्री की लंबाई। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाज सांस्कृतिक संदर्भ में जेंडर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। व्यक्तिगत पसंद जैसे पसंदीदा रंग, ये नहीं होगा। महिलाओं और पुरुषों की जैविक विशेषक, ये भी नहीं होगा। पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी सामाजिक भूमिका, ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात सामाजिक सांस्कृतिक की हो रही, इसलिए सामाजिक वाला राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उच्च शिक्षा में औपचारिक अकादमिक विद्या शाखा यानी कि डिसिप्लिन को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। कक्षाओं में विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रबंधन, ये नहीं होगा आपका। प्रभावी पाठ योजनाएं डिजाइन करना, ये भी नहीं होगा। अनुनयात्मक संप्रेषण के लिए कार्यनीति, ये भी नहीं होगा। बल्कि आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समाजों का जो ऐतिहासिक विश्लेषण होगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द दैनिक संप्रेषण में दो या अधिक भाषाओं का उपयोग करने की क्षमता को संदर्भित करता है। मोनोलैंग्वेजिज्म होता है, लैंग्वेज इमर्शन होता है, बहुभाषिता यानी कि मल्टी लैंग्वेजिज्म होता है, या द्विभाषी शिक्षा होता है। थर्ड ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था के दौरान बच्चे मूर्त घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो बच्चे जब तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं वो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में करते हैं, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा में सौंदर्य शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। विद्यार्थियों को मानकीकृत परीक्षणों के लिए तैयार करना, या विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार करना, या केवल एकेडमिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करना, या सौंदर्य और सृजनात्मकता के प्रति प्रशंसा विकसित करना। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो शिक्षा में सौंदर्य शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है सौंदर्य और सृजनात्मकता के प्रति प्रशंसा विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में आकलन को मूल्यांकन के सर्वोत्तम रूप से विभेदित करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आकलन गुणात्मक होता है जबकि मूल्यांकन सदैव मात्रात्मक होता है। ठीक है, ये एकदम रॉन्ग है आपका। आकलन केवल अनुदेश के अंत में किया जाता है जबकि मूल्यांकन सतत होता है, ये भी रॉन्ग है आपका। ठीक है, मूल्यांकन अनौपचारिक होता है जबकि आकलन सदैव औपचारिक होता है, ये भी रॉन्ग है। बल्कि क्या है, आकलन विद्यार्थी अधिगम में सुधार लाने पर केंद्रित होता है। ठीक है, और मूल्यांकन जो होता है किसी कार्यक्रम की समग्र प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समग्र का प्रभाविता का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश ए टेक्निक टीचिंग टेक्निक फ्रॉम ए टीचिंग स्ट्रेटजी। ऑप्शन में ए टेक्निक इज ए स्पेसिफिक एक्शन, ए स्ट्रेटजी इज ए बर्डन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ए टेक्निक इज थ्योरी बेस्ड, स्ट्रेटजी टास्क ओरिएंटेड नहीं होता है ये, बल्कि ए टेक्निक इज यूज्ड आफ्टर टीचिंग, स्ट्रेटजी यूज्ड बिफोर, ए भी रॉन्ग है। ए टेक्निक नीड्स नो प्लान, ए स्ट्रेटजी नीड्स नो टूल्स, ये एकदम गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए टेक्निक इज ए स्पेसिफिक एक्शन, स्ट्रेटजी इज ए बर्डन प्लान। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का प्रमुख अभिलक्षण है। पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहायता समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें समावेशी कक्षागत व्यवस्थापन से कोई लाभ नहीं मिलता, रॉन्ग है ये। वे बिना किसी सहायता के अन्य बच्चों की तरह ही समान गति से सीखते हैं, ये भी गलत है आपका। उन्हें प्रत्येक स्थितियों में अलग से पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर, यानी कि पाठ्यचर्या तक पहुंचने के लिए उन्हें अतिरिक्त सहायता या समन्वय की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी आज की कंप्लीट आंसर की है, जो कि आपका एग्जाम हुआ था डोमेस्टिक साइंस का 26 अक्टूबर की, उसकी आंसर की है। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो में आपको 26 का हो चुका है 4 नवंबर वाले एग्जाम की आंसर की आपको मिलेगी। और जिसने भी प्रीवियस पेपर नहीं देखे हो डोमेस्टिक साइंस के, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख ले, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए जो आपकी 14 दिसंबर को है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्लास वो रहने वाली है। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।